नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ नेटवर्क। 2-3 दिन से दिल्ली था। दिल्ली से आके बस बैठा ही था घर पे। चाय भी नहीं पी पाया था ठीक से, तब तक खबर आई कि आगरा के डीएम साहब के ऊपर जूता फेंक दिया गया है। मेरा मित्र मेरे पास बैठा हुआ था, हँसने लगा कि यूपी छोड़ के मत जाया करो, यहाँ जूते चलने लगते हैं। यूपी में जूता चलना कोई नया चलन नहीं है। यहाँ कभी नेता नेता को जूता मारता है, कभी अफसर अफसर को जूता मारता है। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, वो भरी मीटिंग में अपने विधायक पे दे जूता, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और नेताजी बाद में, हालांकि वो नहीं रहे, वो जूता वाले नेताजी के नाम से मशहूर हो गए थे। लेकिन ये कम होता है कि भरी मीटिंग चल रही हो, कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हो और एक खंड विकास अधिकारी खड़ा हो, तो धड़ाम से जूता दे मारे डीएम साहब पे। अब ऐसे कोई खंड विकास अधिकारी का दिमाग तो खराब नहीं हो जाएगा? तो जो आगरा से मेरी अभी बात हो पाई कुछ पत्रकारों से, उन्होंने बताया कि मीटिंग चल रही थी। तो एक तो बड़ी खराब मानसिकता ये है कि ये जो नौकरशाह हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं, इनको ये लगता है कि ये दूसरी दुनिया से आए हैं, ये इस दुनिया के वासी नहीं है। और उनको लगता है कि ये जो बाकी इस दुनिया के समाज के लोग हैं, ये सब नौकर हैं, उनके करंदे हैं, वो दूसरी दुनिया से आए हुए देवदूत हैं और बाकी जो जनता है वो उनकी गुलाम है। इस सेवा का नाम हुआ करता था कि आप सर्विस देंगे लोगों को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेवक हैं आप जनता के। लेकिन कलेक्टर साहब को लगता है कि वो मालिक हैं जनता के। मालिक हैं तो फिर राजाओं की तरह व्यवहार करेंगे। और कलेक्टर साहब का, आईएएस अफसरों का मिजाज नेताओं के सामने ढीला पड़ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा अफसरों का और नेता का, लेकिन तमाम किस्से इस प्रदेश की नौकरशाही में है, जब बड़े बड़े नेताओं ने डीएम को गधा, पागल, छू, जो गाली बड़ी फेमस है, और जाने क्या क्या कहते हैं। क्योंकि कुर्सी का लालच होता है, समय अफसर सिर झुकाए खड़े रहते हैं। आगरा वाली घटना में भी पता चला कि साहब वो जो मीटिंग चल रही थी, खंड विकास अधिकारी महोदय जो थे, कुछ जवाब दे रहे थे और डीएम साहब को लगा कि जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है, तो डीएम साहब ने को थोड़ी आंखें तरेरी। जब आंखें तरेरी तो उसने खंड विकास अधिकारी ने कहा, नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद डीएम साहब को गुस्सा है ना, धे पेपर वेट लेके मारा खंड विकास अधिकारी की तरफ। अब ठाकुर साहब है शायद मेरे ख्याल से खंड विकास अधिकारी, तो आप किसी क्षत्रिय को, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, जाति के मुँह पे मुकदमा वकदमा मत लगवा दीजिएगा। मुझे बताया जो आगरा के पत्रकार ने, एक आध लोगों ने ट्वीट भी किया कि उनका अंदर छत्तीस जग गया कि भाई ऐसे कोई पेपर वेट कैसे मार सकता है। उन्होंने निकाला जूता और दे दनादन जूता उन्होंने डीएम साहब पे मार दिया, हाथापाई हो गई। अब कलेक्टर, जिले के कलेक्टर को खंड विकास अधिकारी से जूता मारे तो हंगामा तो मचना ही था। तो एफआईआर हो गई। एफआईआर में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना रकाबगंज आगरा महोदय अवगत कराना है कि दिनांक 9/2/2024 को प्रातः 10 बजे जिलाधिकारी शिविर कार्यालय पर जिलाधिकारी महोदय आगरा की अध्यक्षता में शासन की प्राथमिक योजनाओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में श्रीमती प्रतिभा सिंह मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सुश्री सुष्मिता यादव खंड विकास अधिकारी अकोला, श्री अमित कुमार खंड विकास अधिकारी एटमातपुर चंदौली, श्रीमती नेहा सिंह खंड विकास अधिकारी बिजपुरी एवं अनिरुद्ध सिंह चौहान, चौहान साहब ठाकुर साहब तो होती हैं खैर, खंड विकास अधिकारी बरौली अहिर तथा श्री शैलेंद्र सिंह सोलंकी सहायक विकास अधिकारी पंचायत अकोला, पंकज कुमार सहायक विकास अधिकारी पंचायत महोदय द्वारा विकास खंड क्षेत्र बरौली की समीक्षा के दौरान उपस्थित अनिरुद्ध सिंह चौहान खंड विकास अधिकारी से जानकारी करने पर अनिरुद्ध सिंह चौहान खंड विकास अधिकारी बरौली द्वारा अचानक उत्तेजित होकर डीएम साहब से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, गाली गलौज करके धमकी दी, मारपीट, शारीरिक हमला कर कर हाथापाई के साथ, यानी शारीरिक हमला मतलब डीएम साहब के गाल पे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। शारीरिक तो यही होगा, मतलब मेरे ख्याल से तो यही होगा। उन्होंने गाली गलौज, मारपीट, शारीरिक हमला करके हाथापाई किया गया। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। अनिरुद्ध सिंह चौहान के डीएम आगरा के
इस अमर्यादित व्यवहार आचरण से हम सब क्षुब्ध रह गए। अनुरोध है उक्त घटित घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत किए गए अमर्यादित कृत्य के लिए कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये जो है अनिरुद्ध सिंह चौहान खंड विकास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ये जो धाराएं हैं ये 323, 504, 506, 332। लेकिन मजे की बात ये जो एफआईआर हुई है वो पंकज कुमार सहायक विकास अधिकारी पंचायत खदौली आगरा, यानी डीएम साहब पिटने के बाद भी ये होती है तो आईएएस अफसर जो होता है इतना स्मार्ट होता है, पिटे खुद है, लिख रहे हैं कि साहब वो पिटे हैं और मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा डीएम साहब का भी फोटो लगा दें, देख ले लो डीएम साहब का फोटो। तो डीएम साहब पिटे खुद हैं, लेकिन डीएम साहब ने जो है ये खंड विकास अधिकारी है, मैं टीम से कहूंगा डीएम का फोटो होगा तो थंबनेल में लगाए वो फोटो भी लगा दे, ये खंड विकास अधिकारी हैं चंदेल साहब। और इन सब बातों से बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर जी, ये भी गजब के आईपीएस है ना, डर वर लगता ही नहीं है। ये साहब आईजी थे और दे दनादन ये भी पंगे लिया करते थे। अब ये अलग बात है, ये अपने मातहतों को नहीं धमकाते थे, ये सीधा मुख्यमंत्री को धमकाते थे। तो अमिताभ ठाकुर जी जो है इनको सिस्टम में रह के सिस्टम को लड़ना आ गया है, इनको पता है कि सिस्टम से लड़ा कैसे जाता है, तो इन्होंने सिस्टम को दे दनादन खूब किया। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, मैं आपको बहुत मजेदार बात बताऊं, अमिताभ ठाकुर से बातचीत करूं से पहले कि ये मेरे संग लाइव कर रहे थे और लाइव करते करते इन्होंने सरकार के सबसे प्रिय अफसर थे अवनीश अवस्थी, सरकार की आत्मा थे, प्रमुख सचिव गिराए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी बैंड उन्होंने बजाई उतनी किसी ने नहीं बजाई है। एक बार आप लोगों को याद होगा 200-250 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ गए थे, तो जो विधायक बैठे थे उनका गुस्सा मुख्यमंत्री से कम था, अवनीश अवस्थी पे ज्यादा था। तो अवनीश अवस्थी के कुकर्म कई बार योगी आदित्यनाथ को बहुत बुरी तरह ले डूबे। आजकल वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव का टिकट विकट दिलाने में, एमएलसी बनाने में पैरवी में भेजी हैं, अलग बात है। तो साहब अमिताभ ठाकुर मेरे साथ शुरू हो गए, उन्होंने अवनीश अवस्थी के कारनामे गिनाने शुरू कर दिया। वो उस समय अवनीश अवस्थी का बिल्कुल तूती बोलती थी, प्रमुख सचिव गिराए थे, मैं इनको रोक भी रहा था लेकिन अमिताभ जी रोकने वाले लोग तो है नहीं। तो अमिताभ जी दया दनादन शुरू हो गए और मेरे संग लाइव शुरू हुआ, खत्म हुआ लाइव, उसके आधे घंटे बाद अमिताभ जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल चले गए। जेल में भी इन्होंने हंगामा काटा, जेल की जो कुरीतियां वो सामने ले आए। इतना बहादुर आदमी, मुझसे लोग पूछते हैं, अभी मैं दिल्ली में गया तो पूछा तो अंदर हिम्मत कहाँ से आती है, तो मैं देखता हूँ मैं तो तब भी मोटा तगड़ा हूँ, ये तो बेचारे बहुत पतले दुबले से अफसर हैं, इनके अंदर इतनी थोक में हिम्मत है तो मेरे अंदर आ जाती है। लेकिन इतना काबिल अफसर है अमिताभ ठाकुर, जब नौकरी में थे तो उन्होंने एमबीए करने के लिए आईआईएम क्वालिफाई किया, उन्होंने परमिशन मांगी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने आईआईएम किया, आईपीएस, और फिर सरकार ने इनको जबरन रिटायर कर दिया। उन्होंने फिर मजबूती के साथ आज़ाद अधिकार सेना बनाई और ऐसे मुद्दे, तमाम मुद्दे होते हैं जो सरकार के होते हैं, आम जनता के होते हैं, उन सरोकारों को लेके बहुत लड़ाई लड़ते हैं। तो बातचीत शुरू करूंगा, पहले डीएम साहब का मुखड़ा दिखा दूं मैं, देखिए कितने प्यारे मुखड़ा है डीएम साहब का। डीएम साहब योग कर रहे हैं और योग करते रहना चाहिए, इतने खूबसूरत डीएम है तो योग वोग करते रहना चाहिए। योग करने से लोग कहते हैं शांति आती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा योग हो रहा है। ये समस्या, ये जो सरकारी योग होता है ना, ये सरकारी योग दूसरी तरह का योग होता है, ये ठंडक देने की जगह गर्मी का एहसास दिला देता है। तो ये जो डीएम साहब हैं, ये योग करते हुए फोटो है, बढ़िया बढ़िया जुल्फे हैं डीएम साहब की, लेकिन आज पूरे देश में बदनामी हो रही है कि डीएम साहब का जूता मारा। अब ये जब तक नौकरी करेंगे तब तक ये जूते वाले डीएम साहब के नाम से याद रहेंगे। कभी कभी आपके जीवन में घटना ऐसी हो जाती है, आपको संयम रखना चाहिए भाई। वो खंड विकास अधिकारी है तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, पढ़ाई उसने भी करी होगी, हो सकता है उसके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं हो कि वो दिल्ली में कोचिंग करा पाए, किसी बड़े आईएएस का बेटा ना हो, लेकिन अगर वो खंड विकास अधिकारी है, अगर 6 महीने दरवाजा बंद करके, कमरा बंद करके किताबें और पढ़ लेता तो वो आपकी तरह आईएएस होता। तो अगर आप पेपर वेट फेंक के मारोगे किसी को, तो ये बदले में ये होगा कि वो आपको जूता फेंक के जरूर मारेगा। जब आप उंगली दिखाते हो ना, एक तो 4 अपनी तरफ होती है। तो फिलहाल इन डीएम साहब की बदनामी बहुत हो गई आगरा भर में, और पूरे देश भर में ये हो रहा है कि डीएम साहब को जूता मारा गया। तो क्यों मारा गया? ये वो डीएम साहब हैं और ये वो खंड विकास अधिकारी महोदय हैं। इन दोनों की लड़ाई आज पूरे चर्चा का ये देखा आपने, ये वीडियो साहब हैं, इन्हें भी गुस्सा आया, पेपर वेट इनकी तरफ मारा तो इन्होंने भी लेके जूता इंसाफ की तरफ उछाला और जूते के बाद में हाथम पाई गुत्तम गुत्ता। ऐसे नज़ारे बहुत कम होंगे। अमिताभ ठाकुर जी,
मैंने काम भर की आपकी तारीफ़ कर दी देखिए आज, आपकी बहादुरी की तारीफ़ कर दी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप तो मौका छोड़ते नहीं हैं। मैं अभी भी देख रहा था आपका मेल आया है, आपने इस घटना में भी सरकार को कुछ लिखा है। पूरा पढ़ नहीं पाया क्योंकि मुझे तुरंत लाइव करना था। ज़रा पहले मुझे बताइए आपने लिखा क्या है सरकार से, फिर इस मुद्दे पे आपसे बात करूँगा। देखिए, इसमें जो हमने मांग की है, हमने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री 24/7 कानून व्यवस्था की बात करते हैं, निष्पक्ष प्रशासन की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और भी सब अच्छी बातें करते हैं। तो हमने कहा कि जब उनके यहाँ एक बुरी घटना घटी है तो उसमें भी कुछ अच्छा हो, कम से कम और कुछ नहीं तो दोनों को बराबर तराजू पे देखा जाए। मुख्यमंत्री जी 80-20 की बात नहीं करते, पक्षपात की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि सब बराबर हैं। तो जैसे आपने खुद कहा, अगर एक ने पेपर वेट मारा, एक ने जूता मारा, तो अगर देखा जाए ईमानदारी से तो पेपर वेट और जूते का वज़न भी लगभग बराबर हुआ। तो एक की तो आपने जैसे आपने कहा दनादन आपने एफआईआर कर दिया और आपने बहुत ही महीन और वास्तविक बात पकड़ी कि वो भी जो जो अब जुल्फी वाले डीएम हैं, इन्होंने अपने से वो एफआईआर नहीं कराया। वो भी जो है सबसे मतलब ये भी एक देखने की बात है और काबिल-ए-तारीफ़ बात है कि मार वो खाए और कल को कोर्ट में उनका जो मुलाजिम है जो एफआईआर लिखवाया है, गवाही देने वो जाएगा और कल को अगर भागेगा तो उस नॉन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ होगा। डीएम साहब कल को पलट भी जाएँगे, उनका मन होगा तो कह देंगे कि साहब इसने झूठा लिखवा दिया, एक मुकदमा उस पे और हो जाएगा। क्योंकि डीएम साहब पाक साफ हैं, उनका बिल्कुल सफ़ेद कमीज़ रहा बचा रह गया और 2 आदमी को उन्होंने लड़ा दिया। वादी ये बन गया, प्रतिवादी वो बन गया। प्रतिवादी को जो लगा पेपर वेट, वह बिल्कुल नदारद हो गया। इस पूरे तहरीर में उस पेपर वेट का कहीं निशान नहीं है। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से हमने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार मुख्यमंत्री महोदय से ये माँग किया है, अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि आप उस वीडियो के साथ भी न्याय करें, क्योंकि आप न्याय कर ही रहे हैं, न्याय दे ही रहे हैं, सबको सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं। तो उसके साथ उसका भी एफआईआर दर्ज करा दें, तो मैं मानूँगा कि भई इस प्रदेश में कानून का राज है, बराबरी का राज है। यह नहीं कि केवल मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई होती है, यह नहीं कि केवल अतीक के खिलाफ होती थी, बल्कि पूर्वांचल में जो कुछ बड़े-बड़े माफिया हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, बराबरी से होती है। तो ये बराबरी नहीं दिखती है, तो हमारे जैसे लोगों को हस्तक्षेप करके अपना निवेदन करना पड़ता है। मुझे बताइए अमिताभ जी, ये हो क्या रहा है? जिले में आप एसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, आईजी रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों को तो बहुत संयम की ट्रेनिंग होती है बाकायदा मसूरी में, हैदराबाद में सब सिखाया जाता है कि व्यवहार कैसा करना है। ये जो नए-नए अफ़सर हैं, नए-नए कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब देखने में भी नौजवान नज़र आ रहे हैं। ये अफ़सर को ये गलतफ़हमी क्यों हो जाती है? मैंने एक आध नहीं, मैंने दर्जनों अफ़सरों को देखा है। ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, ये जो लाइट जो है ना, मोदी जी ने गाड़ी से लाइट हटाई है, गल्ला की लाइट सिर पे लग गई है। अफ़सर को लगता है कि वो किसी भी मातहत से बदतमीज़ी से बात करेंगे, जनता से अपशब्द बात करेंगे। ये आचरण आता कहाँ से है? ये किसी को आईएएस होने के बाद किसी से अभद्रता करने का, किसी से मिसबिहेव करने का क्या लाइसेंस मिल जाता है? ये क्या ट्रेनिंग दोबारा देने की ज़रूरत है कि मतलब मीटिंग में करोगे, अगर कोई काम में लापरवाही है, प्यार से बात करो। पेपर वेट फेंक के मारना, अभद्रता करना, अब मान लो वो उसने जूता फेंक के मार दिया, आप कलेक्टर हो, अब क्या होगा ज़िंदगी भर आप जूते वाले डीएम साहब के नाम से जाने जाओगे। गुस्सा क्यों आता है अफ़सर को? अफ़सर शांत क्यों नहीं रह पाता? देखा जाए संजय जी, जो मैं समझ पाया हूँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनको भारी उत्साह और प्रोटेक्शन मिलता है। मैं 2 मामले जानता हूँ, मेरी पत्नी ने डॉक्टर नूतन ठाकुर जो एक्टिविस्ट हैं और मेरे साथ पार्टी में भी हैं, उन्होंने 2 डीएम्स हैं, एक अलीगढ़ में उस समय डीएम थे, अब शायद नोएडा के कहाँ डीएम है, सीबी सिंह नाम है उनका शायद। तो उन्होंने एक उसी तरह से एक सीएमओ या किसी को सरेआम गाली-गलौज दिया था, सीएमओ ने शिकायत की। उस मामले को वहाँ के कमिश्नर ने रफ़ा-दफ़ा कर दिया। एक रायबरेली में उस समय डीएम थे, कोई श्रीवास्तव हैं, सब मिस्टर श्रीवास्तव मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी नए लड़के हैं और अब कहीं और डीएम हैं। इन्होंने नूतन ठाकुर ने जब शिकायत की, मैंने उसकी जाँच रिपोर्ट देखी, यही रोशन जैकब जो इस समय कमिश्नर हैं,
वैसे तो इनकी तारीफ़ें मैं सुनता हूँ, लेकिन उस मामले में उन्होंने जानबूझ के बचा दिया। 4-4 लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी, डीएम श्रीवास्तव के खिलाफ। और इन्होंने जलेबी घुमा-घुमा के कह दिया कि 4 ने गवाही दी और 2 ने कहा कि मैंने नहीं देखा, अतः साबित नहीं होता है कि उन्होंने गाली-गलौज किया। जबकि यदि भुक्तभोगी सहित 3 और मेडिकल डॉक्टरों ने कहा, तो उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब इसी मामले में देख लीजिए, वहाँ कमिश्नर होंगे, शासन है, तंत्र है। मैंने मुख्यमंत्री को तो एक प्रकार से उनकी परीक्षा के रूप में कहा है कि आप न्याय करें। अगर आप न्याय करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब पूरा का पूरा तंत्र जो है वो डीएम के साथ आ जाएगा। तो ये जो बचाव होता है आईएएस अफ़सरों का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम जो जिस संवर्ग में मैं था उनका होता है। तो ये जो बचाव है, यह इनको जो आपने कहा वो इनको सर पे बत्ती दे देता है कि कुछ भी गुनाह करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाई, जो अवनीश अवस्थी साहब थे, तो मैंने तथ्य सहित बातें कही थी। उनके यहाँ विवाह कार्यक्रम था, उसमें जितना मुझे याद है जो कौन-सा था जो उसका विकास मैं का मैं जो मैं मैं बहुत ही मैं बता देता हूँ, कानपुर में एक बिकरू कांड हुआ था। विकास दुबे नाम का अपराधी था, जिसने 8-9 पुलिस वाले मार दिए थे। उसका राइट हैंड था जय दुबे। तो जय दुबे, मैं दर्शकों को बता दूँ, जय दुबे जो था बड़ा अपराधी है, अभी भी जेल में है। तो अवनीश अवस्थी के यहाँ जो विवाह था, उसमें जय दुबे सबसे सक्रिय भूमिका में था। अवनीश अवस्थी जब कानपुर जाते थे, तो उनके परिजन, जय दुबे उनकी खातिरदारी करता था। एक एसटीएफ में अफ़सर हैं, अभी रिटायर हुए हैं। जय दुबे के उनके रिश्ते सबसे ज़्यादा ज़ाहिर हैं। तो एक आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ये पूछा कि एक अपराधी जय दुबे अवनीश अवस्थी के परिवार में क्या कर रहा है? अवनीश अवस्थी के पारिवारिक समारोह में क्या कर रहा है? अब मुझे बताइए, आप दर्शक लोग आप बताइए, एक आईपीएस या एक आम आदमी ये पूछेगा नहीं कि बिकरू कांड में विकास दुबे सबसे बड़ा अपराधी, उसका राइट हैंड जो आज भी जेल में है, वो अवनीश अवस्थी का क्या कर रहा है? तो अमिताभ ठाकुर ने ये सवाल उठा दिया, तो ये सवाल उससे उठाना, अमिताभ जी, लगता है कि गलत सवाल उठा दिया था? अब लगता नहीं, लगता है जेल हो गई आपको? देखिए, मुझे जेल तो की कम तकलीफ है, ये सवाल नहीं उठा तो ज़्यादा तकलीफ होती। मुझे इस बात का गम नहीं कि तो हमने तुम्हारी सही बात पूछी। आज भी ये सवाल अनुत्तरित है कि आखिर उनसे उनको आपने आपने मुझे मैं उस समय शायद आईपीएस अफ़सर रिटायर्ड तो था ही था। आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने एक ऐसे आदमी को, मैंने यही सवाल ही ट्विटर पे कहा था कि आप मुझे बुला लेते, यदि आप उनको बुला सकते तो मुझे बुला सकते हैं। सिस्टम ने उनको माफ़ किया, इसकी कोई जाँच तक नहीं हुई। और आज मैं कह रहा हूँ कि जो डीएम आगरा वाले मामले में यदि सिस्टम ईमानदार है, यदि सबको को बराबरी से देखना चाहता है, यदि व्यवस्था के अंदर कहीं इस बात का को लेके एहसास है कि बड़े और छोटे बराबर हैं, आम जन की सरकार की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, तो उस बीडीओ की भी एफआईआर दर्ज हो, ये हमारी मांग है। मैं समझता हूँ कि एक वाजिब उसका हक है। उस पर भी पेपर वेट लगा, कल सर फूटता नहीं फूटता, इनके जूता मारा, उनके पेपर वेट मारा। और पहला पहला अटैक, आपने बहुत अच्छी बात कही, पहला अटैक किसने किया? पहला अटैक जिला मजिस्ट्रेट ने किया। जिला मजिस्ट्रेट जिसकी ज़्यादा मर्यादा होनी चाहिए, जिला मजिस्ट्रेट जो ऊँचा है, जो हमारे शास्त्रों में, हमारी रीति-नीति में कहा गया है कि क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को अपराध। तो यहाँ तो क्षमा की जगह तुम स्वयं अपराध कर रहे हो, पेपर वेट मार रहे हो। और आपने ये बात भी वाजिब कही, 6 महीने का अंतर। ऐसे हमारे बैच में जसवीर सिंह थे आईपीएस, पहले सिपाही थे या दरोगा दरोगा थे शायद वो दिल्ली में, कुछ और पढ़ लिए आईपीएस हो गए, कुछ और पढ़ते पता लगता मुख्यमंत्री हो जाते। अब अरविंद केजरीवाल ने ज़्यादा पढ़ लिया तो एक सेकंड, एक सेकंड। अमिताभ जी, वो सिपाही थे, कुछ पढ़ लिए वो आईपीएस हो गए। आपने कहा कुछ पढ़ लेते तो मुख्यमंत्री हो जाते। मुख्यमंत्री होने के लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौथी पास राजा की कहानी दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति होने के लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आईएएस, आईपीएस के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। मैं संशोधन कर दूँ। मैं आपसे सहमत हूँ। यहाँ यहाँ जैसे मैं समझता हूँ कि इसको एक जो व्यंग्य की भाषा है, मैं उसका प्रयोग कर रहा था। मैं आपसे सहमत हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी उसकी अलग क्राइटेरिया हैं। अपने मुख्यमंत्री महोदय भी, मेरी जानकारी में शायद उनका बहुत अधिक शैक्षणिक अनुभव ये नहीं है। मेरी जानकारी में, इतनी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। तो पढ़ाई अलग चीज़ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपने ये वाजिब बात उठाई
कि मामूली-मामूली अंकों से, मामूली-मामूली एफर्ट से, किस्मत से अंतर होता है। और जो आपने जो सबसे अच्छी बात कही है, ये आपकी आज की वार्ता मेरी निगाह में इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिस्टम को आईना दिखाता है। यदि सिस्टम को बेहतर करना है, तो इन आईएएस और आईपीएस अफसरों के दम पर इनका जो अहंकार है, इनका जो फर्जी अहंकार है और जो सिस्टम को हथेली में लेके चलने की इनकी जो सोच है, और केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपनी नालायकियों के लिए, उस पर अंकुश लगे, यह घटना उसके लिए महत्वपूर्ण है। मैं इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि इस घटना में जो डीएम हैं, वो उनका मैं इतना बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस नग्नता को, इस क्षुद्रता को सामने लाया है कि किस प्रकार सिस्टम में बैठे हुए आईएएस और आईपीएस अफसर सिस्टम का उपहास कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक प्रकार का नंगा नाच कर रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था के लिए घातक है। आप क्षमा करें, आप संस्कारित रहें, आप अच्छा आचरण करें, सबों को समान देखें, लेकिन जो अपने से बड़ा है उसके सामने तो आप बिछे जा रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर कर रहे हैं। और जो थोड़ा भी नीचे है, यहाँ तक कि ये पीसीएस या पीपीएस अफसरों के साथ भी इनके व्यवहार और आचरण ऐसे होते हैं, जैसे ये बिल्कुल किसी चपरासी के साथ कर रहे हैं। और बिल्कुल वह व्यक्ति, आप देखेंगे जिला मजिस्ट्रेट एडीएम से ऐसे बात करता है जैसे एडीएम आदमी नहीं हो, उसे कोई अधिकार नहीं हो। और तो ये यह इस बिंदु को जो आपने उठाया है संजय जी, मैं इस बात के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आप वाजिब मुद्दों को उठाते हैं, यह मुद्दा भी बहुत ही वाजिब है। हाँ, ठीक बात है। मैंने अभी पीडीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनसे बात करी और मैंने जानना चाहा कि पीडीएस एसोसिएशन क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लगातार आगरा के खंड विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अमिताभ जी, क्या इस समय उस खंड विकास अधिकारी का क्या हाल होगा? डीएम पे जूता मारा है तो हड़कंप तो मचा होगा। क्या उसका सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा? देखिए, अभी हमारे हमारे साथियों ने भी, हमारी आज़ाद अधिकार सेना, चूँकि हम लोग ऐसे मुद्दों को, हम अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध के का ही काम करती है हमारी पॉलिटिकल पार्टी। हम लोगों ने भी उनसे संपर्क साधना चाहा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ़ उसी बीडीओ साहब का नहीं, आगरा के सारे बीडीओज़ का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। हमारे साथी ने कई बीडीओज़ का नंबर मिलाना चाहा, सबके स्विच ऑफ हैं। एक ब्लॉक प्रमुख से वहाँ की बात हो पाई, जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख जहाँ ये बीडीओ हैं, और उन्होंने भी माना कि डीएम की गलती है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को आगे बढ़ाएँगे, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख का ये कहना था। और निश्चित रूप से वह बीडीओ, उनका पूरा परिवार बिल्कुल घबराया हुआ होगा। उन्हें भय होगा कि अब पुलिस केस कर दिया, सस्पेंड तो होगा, कल को अरेस्ट कर ले। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, उनमें पता लगा कि कहीं रासुका लगा दे, कुछ कर दे, कोई जानता तो है नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से मिजाज बदले हुए हैं लोगों के, उनमें कुछ भी गुनाह हो सकता है। तो उसका भय जो उनको होगा, मैं आपसे सहमत हूँ, तभी मोबाइल स्विच ऑफ करके वो उस जनपद में हों, भाग गए हों, क्योंकि खौफ इन लोगों ने इतना पैदा कर रखा है। और इसमें इसमें संजय जी, कहीं न कहीं जो मौजूदा सरकार है, उसने जो फ्री हैंड इन लोगों को दे रखा है, आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को, अपने अनुचित कृत्यों के लिए। क्योंकि मौजूदा सरकार का टारगेट क्या है? वह लोगों को टारगेट करती है कि हमें उसको हिट करना है, और हिट करना है तो भई कोई माध्यम चाहिए। माध्यम ये आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, पुलिस सिस्टम है। तो जो तंत्र है, वो तुलना में, इससे पहले की सरकारों की तुलना में इस समय तंत्र इतना बेलगाम है कि निश्चित रूप से जो फँस जाता है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, कोई आश्चर्य नहीं हो कि कल को जो है उनके पाँव में गोली मार दिया जाए और कहा कि शायद से हमने इनको हाफ एनकाउंटर में पकड़ लिया है। तो वह भय जो होगा, वह भारी खतरनाक होगा, और वो किसी हद तक वो भय जा सकता है। मैं उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी चिंता है, हमारी सहानुभूति है, और हम चाहेंगे कि वो सामने आके अपनी बात कहें। नहीं तो यह जो मौजूदा सिस्टम है, उनके साथ कुछ भी अनर्थ कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही अमिताभ जी आपने। और एक शब्द मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि हम जब खाते हैं तो ऑमलेट खाता हूँ मैं, मुझे हाफ फ्राई पसंद है। अंडे की बहुत अच्छी बनती है हाफ फ्राई। ये हाफ एनकाउंटर शब्द एक आईपीएस के मुँह से सुन रहा हूँ मैं, ये हाफ एनकाउंटर क्या होता है? देखिए, मौजूदा सरकार ने 2 शब्द निकाले हैं, ये इस सरकार का ही की इजाद है। एक है हाफ एनकाउंटर, एक है फुल एनकाउंटर। जैसे आपने हाफ फ्राई और फुल फ्राई है, तो उसकी तरह हाफ एनकाउंटर है, फुल एनकाउंटर है। पुलिस इसके नाम पे पैसे भी जम के कमा रही है इस समय।
किसी को भी पकड़ लिया, किसी को भी ABCD किसी को भी, और उसको कोने में ले गए और कहे कि देखो भैया ऐसा है कि अगर 5 लाख दोगे तो हाफ एनकाउंटर करूँगा। हाफ एनकाउंटर का मतलब है कि पाँव में गोली लगेगी, हल्की-सी छूते हुए लग जाएगी, लंगड़ाते हुए जेल चले जाना। और फुल एनकाउंटर मतलब यहाँ छाती में जो है, यहाँ सीधे मार दूँगा तो फुल फ्राई, अब आदमी फुल फ्राई हो जाएगा। फुल यहाँ फ्राई हो। आदमी का हाफ फ्राई होगा, यहाँ आदमी का फुल फ्राई हो जाएगा। तो ये हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, और कई जगह छोटे-छोटे जिलों में मैंने देखा, पत्रकार अपने खबरों में भी हाफ एनकाउंटर लिखते हैं। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल। जिस समय आप मसूरी में भारत के संविधान की कसम खा रहे थे, भारत के संविधान की रक्षा करने के संकल्प ले रहे थे और कह रहे थे अपने जीवन में, अपनी नौकरी में आप सब बिना किसी भेदभाव के भारत के संविधान को ऊपर रखेंगे। आपने कभी कल्पना करी थी कि उस सूबे में आईपीएस अफसर हाफ एनकाउंटर जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? देखिए, इस समय तो इतना ज़्यादा अनर्थ हो रहा है, इतना ज़्यादा अनर्थ हो रहा है, और हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर 2 कारणों से हो रहे हैं। पहला तो ये जो पैसा है, पैसा के बराबर कोई चीज़ नहीं है, और दूसरा पॉलिटिकल राइवल्स का। पॉलिटिकल राइवल्स का हाफ और फुल एनकाउंटर कम, हाफ एनकाउंटर तो बहुत ज़्यादा, और पैसे लेके भी हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर हो रहे हैं। जो ये निश्चित रूप से इतने घोर आपत्तिजनक है। और मैं जानता हूँ, देखिए गुजरात उदाहरण है, वहाँ एक लंबे समय तक 7 साल तक लोग जेल में रहे। पंजाब में आपने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि देर होगी लेकिन न्याय होगा। यदि 30 साल 32 साल बाद सिख दंगों को लेके जांचें शुरू हो सकती हैं, कार्रवाइयां हो सकती हैं, तो यह सरकार, कोई भी सरकार 5 साल 10 साल 15 साल रहती है, उसके बाद का समय तो न्याय का ही समय होगा। तो जो लोग आज खुलेआम हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर कर रहे हैं, कल उनको निश्चित रूप से अपने इन एनकाउंटरों के बदले जो है जवाब देना पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मुझे सबके बाद भी तमाम हालात देखे मैंने, तमाम दिक्कतें देखी, लेकिन फिर भी न्याय के प्रति मेरी आस्था है, और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार से चीज़ों पर न्याय होगा, जो आज इस प्रकार खुलेआम हाफ और फुल एनकाउंटर कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। क्षमा चाहूँगा इतनी रात को आपसे बात करी मैंने। धन्यवाद, आभार। नमस्कार। ये थे अमिताभ ठाकुर जी, जो बता रहे थे कि हमारे इन युवराज कलेक्टर साहब, नौजवान कलेक्टर साहब आगरा के ऊपर जो जूता मारा गया, जो इनसे हाथापाई की गई, उसके पीछे कारण क्या थे। और मैं फिर कहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि इन अपने अफ़सरों को ये ट्रेनिंग कराए, इनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराए कि इन्हें गुस्सा क्यों आता है। इतना गुस्सा ठीक नहीं, और गुस्सा आप ऊपर गाली खा के आए फिर नीचे गाली दें, ये परंपरा भी ठीक नहीं। ना ऊपर वालों को गाली देनी चाहिए, ना नीचे वालों को गाली देनी चाहिए। इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच करानी चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 4 पीएम देखते रहिए, क्योंकि ऐसे सच कहीं और चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राज्यों के हमारे चैनल हैं 4 पीएम यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और 4 पे बॉलीवुड। उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।